Dear student, now to discuss the next topic of first unit is errors. The most important topic of this unit is errors. In this topic we will discuss sources of error, types of error, methods of minimizing error. Students, हम लोग है ना एक एनालिटिकल पार्ट पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर हम कुछ एस्टिमेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं. ठीक है, हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट लेते हैं और साथ में हम लोग बहुत सारे ग्लासवेयर यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो हम लैब में एंट्री करते हैं और हमें एक प्रोसीजर पता चलता है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम कोई भी उस एस्टिमेशन को परफॉर्म करते हैं. तो मैंने आपको पहले भी ये लेक्चर में बताया था कि हम दो पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखते हैं. फर्स्ट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकंड इज़ कैलिब्रेशन. कि स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए. जो भी स्ट्रेंथ का हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया वो एक्चुअल में उस स्ट्रेंथ का है या नहीं. कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना था या 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना था, तो वो एग्जैक्ट उस स्ट्रेंथ का है नहीं, इसीलिए हम उसको स्टैंडर्डाइज करके एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता करते हैं. इसी तरीके से हम कोई भी ग्लासवेयर, कोई इक्विपमेंट्स या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वो कैलिब्रेट है कि नहीं, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप एक वेइंग मशीन है और आप उस पर जाके अपना वेट्स तोलते हो, अपना वेट लेते हो, तो क्या वो एग्जैक्ट उसका वेट आ रहा है कि नहीं. क्या आपका जैसे वेट आया 60 kg, तो क्या वो 60 kg मतलब कैलिब्रेटेड है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिटिकल लेबोरेटरी में. तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब लैब में ये वर्क परफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियाँ हम लोगों से होती हैं, कुछ पर्सनल होती हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हम लोग क्या क्या एरर्स जनरेट होती हैं, क्योंकि रिजल्ट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं. यहाँ पर कुछ लमसम या फिर राउंड फिगर नहीं चलती एनालिटिकल लेबोरेटरी में. तो यहाँ ये बहुत जानना जरूरी है कि एरर्स हैं क्या. तो ओके, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर. तो एरर एक्चुअली में है क्या. तो डेविएशन फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैल्यू और फ्रॉम द ट्रू एवरेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट. देन error is the difference between the true value या true result और measured या observed result. तो error को मैं अगर define करूं तो error क्या होगा. error defined as true value minus observed value. ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो एरर है. अब एरर कितना एरर है ये हम पता करते हैं कैसे. जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक क्रोसिन टैबलेट की स्ट्रिप आई जो 500 मिलीग्राम एक टैबलेट है. कंपनी क्लेम कर रही है कि ईच टैबलेट कंटेन 500 मिलीग्राम ऑफ प्योर पैरासीटामोल. आपके पास प्योर पैरासीटामोल आया, आपको ये पता करना है कि कंपनी क्लेम कर रही है 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल, और आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया कि उसमें 500 मिलीग्राम की जगह आपकी वैल्यू आई 480 मिलीग्राम. ठीक है, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है वो है 500 मिलीग्राम और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो है 480. तो यहां पर आपका कितना आया 20 मिलीग्राम का एरर. अब यहां तो हम एरर की बात करेंगे, डिफरेंस आ रहा है कि ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली 500 मिलीग्राम है और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 480 मिलीग्राम. तो एक एनालिस्ट को सेटिस्फाई, अपना आपको कैसे सेटिस्फाई करना है कि रिजल्ट उसका एग्जैक्ट सही है या नहीं. तो हो सकता है कि जो 500 मिलीग्राम की टैबलेट उसमें हो सकता है 480 मिलीग्राम ही हो. तो हमें क्या करना होता है, फिर हम उसके दूसरी बार, उसको तीसरी बार, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं. अगर हमारे सेम रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर है. अब इस पूरे एस्टिमेशन में हम डिफरेंट ग्लासवेयर यूज़ करते हैं, सोल्यूशन यूज़ करते हैं. ठीक है, और हमारा प्रोसीजर जो मेन है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करते हैं. तो ये एरर कहाँ से आती है. तो एरर को एक्चुअल में डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू. ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है. ट्रू वैल्यू इज स्टैंडर्ड वैल्यू जो मेंशन की गई है और जो ऑब्जर्व जो परफॉर्म करने के बाद आई. इफ द एरर इन एनालिसिस इज लार्ज, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी अगर एरर, आपने देखा होगा कि हम लोग कभी एरर को मतलब काउंट नहीं करके, छोटी मोटी एरर आती है तो हम उसको राउंड फिगर में या फिर नलीफाई कर देते हैं. बट एनालिसिस में अगर कोई एरर आ रही है और तो उसको हम एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस में रिजल्ट्स में काउंट होगा, क्योंकि ये
क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है जिससे कि हमारे रिजल्ट बहुत सही आए, ठीक है। तो फिर हम डिफाइन करेंगे, तो दैट इज मेजर्ड मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये एरर की डेफिनेशन है कि जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में। अब बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर इन एनालिसिस। हम लोग डिस्कस करते हैं टू टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट इज डिटर्मिनेट एंड सेकंड इज इनडिटर्मिनेट। तो जैसे कि हमने देखा कि डिटर्मिनेट एरर को बोलते हैं कांस्टेंट एरर, ठीक है, और इनडिटर्मिनेट एरर को बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। तो ये में ध्यान रखना है कि एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज डिटर्मिनेट एंड सेकंड इज इनडिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट को बोलते हैं कांस्टेंट एरर और इनडिटर्मिनेट को बोलते हैं एक्सीडेंटल, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट और इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। नाउ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेट एरर, तो फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेट एरर। तो आर सिस्टमिक एरर, हमने टर्मिनोलॉजी दी डिटर्मिनेट एरर, कांस्टेंट एरर। अब इसका दूसरा नाम है सिस्टमिक एरर, ठीक है, एंड दे आर नॉट रैंडम। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब इनडिटर्मिनेट में आएंगे, ठीक है, कि डिटर्मिनेट एरर में कैसे एरर क्रिएट हो रही है, मतलब उसको हम एरर क्यों मान रहे हैं, यहाँ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें देखेंगे, एज द नेम इंडिकेट्स दैट कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर मे बी फाउंड आउट एंड then either avoided or corrected. Error which can be avoided or whose magnitude can be determined is called a systemic error. It can be determinable and presumable can be either avoided or corrected. Okay? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एरर डिटर्मिनेट और सिस्टमिक एरर आ रही है कि अब इसमें कई सारे पार्ट आएंगे। जब हम कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग जैसे करी, मान लो हमें कोई वे करना है, वे करने के बाद सोल्यूशन हमें बनाना है, सोल्यूशन बना के मैं कुछ उस प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करना है, तो इस दौरान में हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। और गलतियां कैसी हैं, जैसे मान लो मैं सोल्यूशन हमें 1 ml लेना था और हो सकता है कि हमने उसमें 1.1 ml या फिर 0.9 ml हमने सोल्यूशन ले लिया। तो सिस्टमिक एरर फर्दर क्लासिफाइड एज, अब यहाँ पर सिस्टमिक एरर है, उसको हमने फर्दर क्लासिफाइड करेंगे ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर, सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटल एरर and errors of method, and next is proportional और additive error। तो systemic error को हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं, operational and personal error, instrumental error, errors of method and additive और proportional error, ठीक है। तो उसको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। अब ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर, जैसे नाम से पता लग रहा है, ऑपरेशनल मतलब कोई प्रोसीजर हम परफॉर्म करना है, और पर्सनल मतलब कोई पर्सनल जो एनालिस्ट है वो अपना कोई भी काम कर रहे, जैसे हो सकता है कभी कभी वो राउंड फिगर में ले लेता है या फिर कुछ ना कुछ चीज़, उसको पता होने के बाद भी हमें गलती कर रहा हूँ लेकिन वो उसको करेक्ट करते हुए भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन रिजल्ट्स में हमें ये फिर रियलाइज करना पड़ता है हमने वहाँ गलती करी। तो एरर्स फॉर विच द इंडिविजुअल एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल एंड आर नॉट कनेक्टेड विद द मैथड और प्रोसीजर इज कॉल्ड पर्सनल एरर, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अनएबल टू जज कलर चेंज, जैसे कि मैंने बताया कि टाइट्रेशन में हम कलर चेंज होता है तभी हम बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब अगर हमारा कलर में थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, मान लीजिए कि अगर कलर चेंज था ब्लू टू ग्रीन, अब वहाँ क्या हुआ कि कुछ ml ज़्यादा चला गया या फिर कुछ ml कम रह गया, कलर वेरिएशन हुआ और हमने उसको आइडेंटिफाई करके हमने रोक दिया कि एंड पॉइंट आ गया, ठीक है, हमने और कोशिश नहीं करी। तो उसमें क्या है, हमारी खुद की पर्सनल वैल्यू आ गया, पर्सनल हमारा एरर एंट्रैप कर गया, ठीक है। When error occurs during operation is called operational error। जैसे अब मैंने प्रोसीजर करना है, परफॉर्म करना है, सोल्यूशंस बनाना है, सोल्यूशंस को ट्रांसफर करना है, और मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड जब सोल्यूशंस बनाया जाता है तो हम उसको स्टैंडर्ड फ्लास्क में रखते हैं, तो हम पूरा 1 लीटर तो यूज़ नहीं करते, तो हम कुछ ml हम निकालते हैं सैम्पल के लिए और उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब उस ट्रांसफ़र में अगर मुझे मान लीजिए 15 ml चाहिए और आपने 15 कुछ अमाउंट कम ले लिया, कुछ अमाउंट ज़्यादा ली, तो आपकी एरर वहीं से लग गई। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो एरर क्रिएट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एरर। ये नाम से पता लग रहा है, जैसे ट्रांसफर ऑफ सोल्यूशन, एफरवेसेंस, इनकम्प्लीट ड्राइंग, अंडरवेइंग और प्रेसिपिटेट, overweighing or precipitate and insufficient cooling. These errors are physical in nature and occur when
साउंड एनालिटिकल टेक्निक इज नॉट फॉलोड। मतलब आपने प्रोसीजर सही से नहीं लिया, मान लो आपको ट्रांसफर करना है तो आपको पिपेट से करना था और आपने क्या करा, मेजरिंग स्लाइड में बीकर से लेकर कर दिया, या फिर कोई अनकैलिब्रेटेड आपने ग्लासवेयर ले लिए, ठीक है। मान लो आपने कोई सोल्यूशन उसमें एफरवेसेंस आ रहा है और हम ये देखते हैं हमें वॉल्यूम मेकअप करना है और आपने एफरवेसेंस को भी काउंट कर लिया और सोल्यूशंस कम रह गया, पूरा मेकअप नहीं हुआ। या फिर आपको ड्राई करनी थी, ड्राइंग जिसमें से हमें वाटर निकालो, आपने वाटर उसमें छोड़ दिया, ठीक है। अंडर वेइंग आपने सही से इसको वे नहीं किया, मतलब वेइंग कम रह गई या ज़्यादा वे चला गया, ठीक है। इनसफिशिएंट कूलिंग, अगर हमें प्रॉपर कूलिंग चाहिए वो नहीं हुई। तो ये इस टाइप की जो एरर्स हैं वो ऑपरेशनल एरर है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एंड रिएजेंट एरर। Errors occur due to faulty instrument or reagent containing impurities, uncalibrated weights, uncalibrated burette, pipette and measuring flask. तो इंस्ट्रूमेंटल एंड रिएजेंट, इंस्ट्रूमेंटल में आपके जितने भी ग्लास वेयर्स हैं आ जाते हैं। मान लो मैं ग्लास वेयर को यूज़ कर रहा हूँ, अब वो ग्लास वेयर जो उसमें लिखा हुआ है कि मान लो 50 ml की ब्यूरेट है, 50 ml ब्यूरेट, क्या मैंने उस ब्यूरेट को कैलिब्रेट करा, क्या वो एग्जैक्ट उसी क्वांटिटी को रिलीज़ कर रहा है? तो ये हमें पता करना है, उसको कैलिब्रेट करना होगा कि वो 50 ml की है या नहीं, ठीक है। तो इसमें एरर्स ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपने गलत ग्लास वेयर यूज़ कर लिया ग्लास, या फिर आपने गलत इंस्ट्रूमेंट ले लिया, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगी। एंड एरर आर कॉज्ड बाई नॉन आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स बिहेवियर, बाई फॉल्टी कैलिब्रेशन, बाई यूज अंडर इन एप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, कैलिब्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालिटिकल लैबोरेटरी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कैलिब्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ओके। देन पिपेट्स, ब्यूरेट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क may hold or deliver volume slightly different from those indicated by their graduation। जैसे कि मैंने बताया कि ब्यूरेट सपोज उसमें कुछ ग्रेजुएशन पॉइंट्स होते हैं, मान लो मुझे 1.1 ml चाहिए और आपने 1.1 ना लेके 1 ही ले लिया, 1.2 पे चलेगा, तो ये भी आपकी एरर में काउंट होगा। यानी कि ये फॉल्टी, और अगर ये थोड़ा भी डिफरेंस आया तो आपके रिजल्ट वेरी कर जाएंगे। कैलिब्रेशन एलिमिनेट मोस्ट सिस्टमिक एरर ऑफ द दिस टाइप। अगर हम कैलिब्रेशन कर लेंगे तो एरर एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि अब आज एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई नॉइज, टेम्परेचर, pH एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू सिस्टमिक एरर। मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, सपोज पोटेंशियोमीटर यूज़ किया या pH मीटर यूज़ किया, तो वो एग्जैक्ट अपना pH नहीं शो कर रहा है, टेम्परेचर जो मोब होता है वो सही से उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, तो ये भी एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये भी सिस्टमेटिक और डिटरमिनेट एरर में काउंट होगा। तो एरर ऑफ दीज टाइप यूजुअली आर डिटेक्टेबल एंड करेक्टेबल। तो सिस्टमिक एरर को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एरर ऑफ मैथड। तो अब बात आती है प्रोसीजर की, मैथड की। मान लो मुझे कोई सैंपल आया, मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है और मेरे पास मैथड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल बुक्स। आपकी जो ऑफिशियल बुक होगी उसमें प्रोसीजर मेंशन होगा, उसमें 2-3 टाइप के प्रोसीजर या कई तरह के प्रोसीजर मतलब लिखे होते हैं। अब मान लो मैंने मैथड कोई चूज़ करी, आपने उसमें कुछ मैथड में मैंने गलती से कोई गलत मैथड ले ली, उसकी वजह से भी एरर आती है। तो व्हेन एरर्स अकर ड्यू टू मैथड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेंगे ग्रेमेट्रिक एनालिसिस में, एरर अकर्स ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, को प्रेसिपिटेट, पोस्ट प्रेसिपिटेट डिकम्पोजिशन एंड वोलेटिलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेमेट्रिक एनालिसिस, आगे हम पढ़ेंगे लास्ट में आपके सेकंड थर्ड यूनिट में आएगा ग्रेमेट्री एनालिसिस, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेट की इनसॉल्युबिलिटी, मतलब वो प्रेसिपिटेट में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, साथ साथ कोई और उसके जो कैटाइन्स एनाइंस होते हैं वो साथ उसमें अटैच हो जाते हैं और वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, या फिर वो प्रेसिपिटेट कुछ टाइम बाद फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटी जमा हो गई तो वो पोस्ट प्रेसिपिटेट, या वो प्रेसिपिटेट ही डिकम्पोज हो गया, या वहाँ उस कंडीशन में कोई वोलेटाइल या फिर वोलेटाइल लिक्विड है। तो ऐसी कंडीशन में एस्टिमेशन में ये मैथड्स को ध्यान में रखना है कि मान लो मुझे ग्रेमेट्री से नहीं करना है तो मैं दूसरी मेथड की तरफ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेमेट्रिक एनालिसिस में बहुत सारी एरर्स आती हैं, इस टाइप से हमें एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। अब टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस, एरर्स अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ रिएक्शन,
साइड रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस अदर देन कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग डिटरमाइंड, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड पॉइंट एंड स्टोइकोमेट्रिक इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विवेलेंस पॉइंट जहाँ पर दोनों लिक्विड्स के जो आयंस हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, इक्विवेलेंट में आ गए। जैसे भी एक आगे हम प्रोसेस करते हैं टाइट्रेशन, तो एंड पॉइंट आता है। तो जो हमें एंड पॉइंट को हम ब्यूरेट्स में पता करते हैं कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया। अगर पॉइंट वेरिएशन आता है तो वो एक एरर क्रिएट करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। तो एडिटिव एरर डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द डिटर्मिनेशन, जैसे लॉस इन वेट ऑफ क्रूसिबल इन विच ए प्रेसिपिटेट और इज इग्नाइटेड। प्रोपोर्शनल एरर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इम्प्योरिटी इन इट्स स्टैंडर्ड कंपाउंड। मतलब ये है कि कोई भी साथ में कोई भी एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और वो भी, जैसे मुझे कोई एक केमिकल पता करना है, उसमें से काइंस पता करना है, उसके साथ दूसरा आयन उसमें इंट्रैप कर गया, तो उसकी वजह से भी वो काउंट हो जाएगा उसकी वेट में। तो ये भी एक एडिटिव एरर है। तो यहाँ इसको भी हमें करेक्ट करना पड़ता है, ये सिस्टमिक एरर का भी पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड जो एरर है, जैसे पहला एरर था आपका कांस्टेंट एरर, सेकंड इज रैंडम एरर। अब रैंडम एरर्स क्या है? इट अकर्स एक्सीडेंटली और रैंडमली, सो कॉल्ड इनडिटर्मिनेट और एक्सीडेंटल और रैंडम एरर। इसका 3 नाम दिए हैं, इनडिटर्मिनेट, एक्सीडेंटल और रैंडम। एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल इन दिस एरर. It follows a random distribution and mathematical law of probability can be applied. Indeterminate error cannot be pinpointed to any specific well-defined reason. They are random in nature and take place in several successive measurements performed by the same analyst under the same condition and identical experimental parameters. And their sources of random error include the लिमिटेशन ऑफ रीडिंग बैलेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने बैलेंसेस को रीड नहीं किया, इलेक्ट्रिकल नॉइजेज इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड वाइब्रेशन कॉज टू द बिल्डिंग बाय हैवी vehicular tracking which are beyond anyone's control. For example, a balance that is capable of measuring only to 0.001 gram and cannot distinguish between two samples with masses of 1.0151 and 1.0149 gram. In one case the measured mass is low, in the other case this is high. Means हमने जो अगर हमें क्वांटिटी लेनी है, अब 1.0151 and 1.0149 ग्राम, हम लोग जब किसी का वेट करते हैं, मतलब किसी सैंपल को वेट ले रहे हैं, अगर मैं क्वांटिटी, मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग के लिए बात पे जाना है और आपको पता है पोटेंट ड्रग्स क्या होती है, अगर जरा सी भी क्वांटिटी इधर उधर हुई तो उसकी पोटेंसी वेरी करती है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, जैसे हमारी लीवोसिट्रिजिन मेडिसिन है, तो जो 10 mg 25 mg में बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है और उसकी उतनी लिमिट में उसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स की होती है। तो एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो रीडिंग है, हमारी जो बैलेंस वैल्यू है, वो अगर हम 4 डिजिट तक लेके जा रहे हैं तो हमें उसको एग्जैक्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रैंडम, ये करेक्ट नहीं हो पाती। कभी कभी मैथमेटिकल, मतलब हम जब कैलकुलेट करते हैं 1.0151 और हमने देखा है कि अगर हम इसको राउंड में ले जाते हैं तो अगर हम 1 भी ले लें तो हम मान लेते हैं हाँ ठीक है, बट ये यहाँ नहीं चलता। ये रैंडम एरर इनकॉर्पोरेट हो जाती है आपकी एनालिटिकल पार्ट में। तो ये इसको भी हमें बहुत अच्छे से देखना होता है कि ये एरर क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ये कि हम उसको बार बार हम मेजरमेंट में लेकर आए, ठीक है। नाउ द कम टू द टॉपिक मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब इन एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो नंबर 1, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेटर्स एंड अप्लाइंग नेसेसरी करेक्शंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने पहले भी बात बताई कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ग्लासवेयर, कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेशन अगर हम पहले से करके चलेंगे तो हमें एरर आए के मिलेगी नहीं।
तो इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड इन लैब सच एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रिकल बैलेंस must be calibrated before use. Pipettes, burette, volumetric flask, thermometer must be calibrated. तो एनालिटिकल लैबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर मस्ट बी कैलिब्रेटेड. ये पॉइंट ध्यान रखना है. अगर हम कैलिब्रेशन पहले ही करके चलेंगे तो हमें आगे कोई एरर के चांस हमें नहीं मिलेंगे. ठीक है. सेकेंड इज स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल. मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालिसिस में दो पॉइंट हमें ध्यान से रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन. तो कि मेन दो पॉइंट आ गए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डिफरेंट सब्सटेंस लेने पड़ते हैं, उनके सोल्यूशंस लेने पड़ते हैं. तो जो सैंपल आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम जिस सब्सटेंस से या जिन सोल्यूशन से, अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब उनकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं पता है, तो आगे रिजल्ट्स भी खराब आएंगे, आगे रिजल्ट्स हमारे खराब हो सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो भी हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस सैंपल ले रहे हैं उनके एनालिसिस में, तो द एरर ऑफ मेथड कैन बी चेक्ड बाय कैरिंग आउट द एनालिसिस ऑफ standard sample prepared in such a way that its composition is exactly the same as that of material to be analyzed. For this purpose, standard materials containing carefully analyzed constituents are available from, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स. तो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस को लेते हुए हमें उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है. जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड. प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि जो हाईली प्योर होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, तो उनको कैटेगराइज किया गया है. तो वो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाया गया, उसको रखा गया है. अगर हम कोई सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो एनालिटिकल कंडीशंस हमें फॉलो करनी है उसको हमें लेके चलना है, इसको हमें अवॉइड नहीं करना है. तो फर्स्ट पॉइंट था कैलिब्रेशन, सेकेंड इज एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, एंड द थर्ड इज इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस. इसमें हम क्या करते हैं, इट इज कैरीड आउट टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट. फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन का जो थर्ड फॉर्म दिखा है फेरिक फॉर्म इज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय ग्रेविमेट्रिकली. इसमें ग्रेविमेट्री में हम प्रेसिपिटेशन मेथड लेते हैं, एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड देन डिटरमाइंड टाइट्रीमेट्रिकली बाय रिडक्शन टू द फेरस स्टेट. मतलब ये इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस. किसी सैंपल को हम एनालाइज कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम एक ही मेथड पे ही बैठे रहे. उसमें क्या होता है कि हम साथ में हम ऐसा प्रोसीजर भी डिज़ाइन करते हैं कि एक मेथड के साथ अगर मैं दूसरी मेथड भी इनकॉर्पोरेट करें, इंडिपेंडेंट मेथड. मतलब एक थी ग्रेविमेट्रिक, दूसरी मेथड थी आपकी टाइट्रीमेशन यानी कि टाइट्रेशन. तो इन दोनों मेथड को हमने कॉपरेशन से उस पर्टिकुलर सैंपल को एनालाइज किया. इससे क्या होता है कि एरर्स के चांस भी कम हो जाते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग ए पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन. इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मिंग ए सेपरेट एस्टिमेशन अंडर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर with a quantity of standard substance that consists of exactly the same weight of the component as is present in the unknown sample. मतलब ये है कि हमें उसी मेथड से रिलेटेड एक मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम उसको उसी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्या हम एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, या हम सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. तो ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज वाला पार्ट है कि हम कोई एक कंट्रोल पैरामीटर लेके चलें पैरेलली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो पहला आपने देखा कि कैलिब्रेशन, देन स्टैंडर्ड्स का एनालिसिस करना, थर्ड इज इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, एंड फोर्थ इज परफॉर्मिंग ए पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट इज मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर इज ब्लैंक डिटर्मिनेशन. अब ब्लैंक डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द रिएजेंट्स एंड वेसल यूज्ड and where it is necessary to locate the exact endpoint, it may be accomplished by performing a separate parallel estimation without using the sample. Blank का मतलब होता है without sample. सपोज मेरे पास पैरासिटामोल को एक सैंपल आया और उस प्रोसीजर को मैंने परफॉर्म किया, एस्टिमेशन के लिए मैं पैरासिटामोल पे गया, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा, पैरासिटामोल का मैंने सोल्यूशन जो बनाया उसको प्योर जो सैंपल फॉर्म है उसको नहीं लिया, जो उसके साथ में जो सॉल्वेंट और जो अदर एडिटिव्स है उसका मैं डायरेक्ट टाइट्रेशन करूंगा. मैं ये देखना चाहूँगा कि क्या पता कि जो अदर सोल्यूशन के साथ जो अदर रिएजेंट ऐड किए गए हैं कहीं उनमें इम्प्योरिटी तो नहीं है, वो इम्प्योरिटी तो अपना रिजल्ट नहीं दे रहे हैं.
तो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, उसी सेम प्रोसीजर बट उसमें सैंपल नहीं होता है, विदाउट यूजिंग द सैंपल। ये आपको ध्यान रखना है, आगे ये पॉइंट आता है बार बार आएगा, ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना है, इसका मतलब है विदाउट सैंपल। प्रोसीजर सेम रहेगा, सैंपल नहीं होगा, बाकी जो भी प्लस रिएजेंट ऐड होंगे वो आप रखोगे, ठीक है। एंड द 6 इज क्रॉस चेकिंग रिजल्ट्स बाय डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। अब क्रॉस चेक करने से हमें पता लग जाता है कि हमने सही रिजल्ट निकाला है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे हमने डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस हमने सेकंड लेक्चर में देखा था, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस में, कि एक सैंपल को पता करने के लिए कई सारी मेथड्स होती हैं, उसमें से जो एग्जैक्ट मेथड सही मेथड्स होती हैं कि उससे रिजल्ट्स हमारे एक्यूरेट आएँ और हमारी कोई किसी एरर से मतलब उसमें इंट्रैप ना हो, तो हम वही मेथड को चूज़ करते हैं। बट हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमने किसी एक मेथड से लिए तो हम अदर मेथड को लेके क्रॉस चेक कर लें कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। तो इसमें भी हम इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस द एक्यूरेसी ऑफ ए रिजल्ट्स मे बी क्रॉस लिंक्ड बाय परफॉर्मिंग अनदर एनालिसिस ऑफ द सेम सब्सटेंस बाय अनदर मेथड, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे HCl सोल्यूशन, इट मे बी एसिड आइदर बाय टाइट्रेशन विद ए सोल्यूशन ऑफ NaOH और बाय प्रेसिपिटेशन ऑन वेइंग एज ए सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर हम ये भी है कि हम HCl है इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया NaOH से, या फिर हम उसको अदर सोडियम कार्बोनेट से भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो हम क्रॉस चेक करके इन एरर्स को मिनिमाइज या फिर उसको नलीफाई कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि मेथड्स अपने अगर हम देखें तो हमने इस डिस्कस किया कि एरर्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। उसको फिर हमने डिवाइड किया, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट को हमने कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक भी बोलते हैं, और इनडिटर्मिनेट एरर को एक्सीडेंटल या रैंडम एरर बोलते हैं। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेट एरर को बताया कि सिस्टमिक एरर है, ठीक है, और इसको हमने क्लासीफाई किया ऑपरेशनल, पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल, एरर्स ऑफ मेथड, एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। ऑपरेशनल और पर्सनल एरर में हमने देखा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग प्रोसीजर हम कैसे कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं हमसे कुछ ओवरवेइंग या अंडरवेइंग या फिर ट्रांसफ़र सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमने उसको अपने आप को सोचते हुए इसको पता है कि हमने सोल्यूशन ट्रांसफ़र किया, हमने अपनी तरफ से इसको नलीफाई करने की कोशिश करी बट वो एरर क्रिएट हो गई, तो ये पर्सनल एरर में आएगा। इंस्ट्रूमेंटल और रिएजेंट में कि हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, जो रिएजेंट है वो इम्प्योर हैं या फिर उसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई है, बहुत पुराने हैं, तो इस टाइप की एरर्स आगे क्रिएट करेंगे रिजल्ट आने में। एरर्स ऑफ मेथड, अगर हमने कोई मेथड गलत मेथड यूज़ कर ली किसी ड्रग को एस्टिमेट करने में, ठीक है, तो रॉन्ग मेथड अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो हमारा वो एरर है, ठीक है। एडिटिव प्रोपोर्शनल एरर, जहाँ पर हम डिपेंड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो स्टेप की एरर कहलाएंगी। रैंडम एरर, जो मतलब रैंडम एरर जो एक इनडिटर्मिनेट है, मतलब उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना 1.0151, मतलब हम 5 या 6 डिजिट तक ले जाते हैं, तो इसमें 0.001 या 0.002 का कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो इस टाइप की एरर रैंडम एरर में काउंट होती हैं। हमने किस कैसे इसको मेथड्स है हमारी जो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैलिब्रेशन, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, परफॉर्मिंग ए पैरेलल एंड कंट्रोल मेथड्स, ब्लैंक डिटर्मिनेशन एंड क्रॉस चेकिंग रिजल्ट बाय डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। तो ये एरर्स का आपका कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।